नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। बात ईरान की और बात हॉर्मुज की उन लहरों की भी जहां ईरान ने ऐसा जाल बिछाया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने अब सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि शर्तों का समंदर खड़ा है। हॉर्मुज खोलने के लिए ईरान ने अमेरिका को 6 बड़ी शर्तें थमा दी है। ईरान ने अमेरिका के सामने एक ऐसा पैकेज रख दिया है जिसमें सिर्फ शिपिंग नहीं बल्कि युद्ध, सेना, प्रतिबंध और अरबों डॉलर की संपत्ति एक साथ शामिल कर ली गई है। ईरान ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि अमेरिका जब तक अपना रवैया नहीं बदलता, हॉर्मुज पूरी तरीके से नहीं खुलेगा। ईरान पहले ही कह चुका है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के प्रबंधन को लेकर के ओमान के साथ समझौते के करीब पहुंच गया है। ओमान खाड़ी का एक अरब देश है और इस पूरे मामले में मध्यस्थ की भूमिका वो निभा रहा है। ईरान का बिल्कुल संदेश स्पष्ट है, साफ है कि पहले अमेरिका अपनी चाल बदले, उसके बाद ही हॉर्मुज को खोला जाएगा। और सबसे बड़ा बयान आया है IRGC की तरफ से। कहा गया कि हॉर्मुज अब सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं बल्कि ईरान की ताकत और युद्ध का औजार है। अब वो 6 शर्तें कौन सी हैं जिनका चक्रव्यूह अमेरिका के लिए ईरान की तरफ से बुन लिया गया है, उनके बारे में मैं आपको बताती हूं। ईरान ने कहा है कि शांति चाहिए तो पहले हमारी 6 बातें मानो। पहली ये कि ईरान को धमकी और अपमानजनक बयान देना बंद करो। दूसरा ये कि ईरान के सहयोगी देशों पर तत्काल हमले रोक दिए जाए। और तीसरा, ईरान की नाकेबंदी खत्म हो, अमेरिकी सेना वहां से वापस अपना बोरिया बिस्तर समेट के चला जाए। युद्ध में जितना नुकसान ईरान को हुआ है उसका मुआवजा उसे मिलना चाहिए। ईरान पर लगाए गए सभी प्रतिबंध तत्काल रूप से हटाए जाएं और ईरान की सभी फ्रीज संपत्तियां बिना किसी शर्त के जारी कर दी जाए। आपको याद होगा कि जो 14 शर्तों का पुलिंदा थमाया गया था, उन्हीं में से 6 शर्तें फिर से एक बार अलग करके निकाल ली गई है और ये अमेरिका को थमा दी गई है कि जंग रोकनी है, बातचीत करनी है तो पहले ये 6 पॉइंटर्स आपको मानने होंगे। ये 6 शर्तें अमेरिका के लिए किसी डेथ वारंट से कम नहीं है और अगर अमेरिका इन्हें मान लेता है तो मिडिल ईस्ट से उसका दबदबा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और अगर अमेरिका इन्हें नकार करके सैन्य दुस्साहस करता है तो ग्लोबल एनर्जी सप्लाई ऐसी ठप होगी कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था भी धराशायी हो जाएगी। अमेरिका ईरान के बीच में तनाव कम करने के लिए बातचीत की सुगबुगाहट तो है, लेकिन ईरान ने अपनी शर्तों का दायरा बढ़ा करके संकेत दे दिया है कि वो आसानी से पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है। पहले ईरान की तरफ से 3 प्रमुख शर्तों की बात सामने आई, लेकिन अब शर्तों का दायरा फिर से बढ़ गया। पहले उसने कहा कि 3 शर्तें, फिर जस्ट डबल 6 कर दी। यानी बातचीत की मेज पर ईरान ने सिर्फ शर्तें नहीं बढ़ाई बल्कि अमेरिका पर दबाव भी बढ़ा दिया है। यानी ईरान अब सिर्फ युद्ध रोकने की बात नहीं कर रहा है बल्कि युद्ध के बाद की पूरी तस्वीर भी अपने हिसाब से तय करने की बात कर रहा है। ईरान कह रहा है कि हॉर्मुज संकट के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। हॉर्मुज में अमेरिकी दखल ईरान को बर्दाश्त नहीं है। नया कॉरिडोर बनाने की वो इजाजत नहीं देगा, उसने पहले भी ये कहा था। और हॉर्मुज से किसी जहाज को गुजरने की अनुमति भी नहीं देगा। अमेरिकी वॉरशिप आया तो सीधे सीधे हमला करेंगे, ईरान ने कहा। सवाल यह है कि क्या ट्रंप इस बार ईरान के बिछाए इस चक्रव्यूह को भेद पाएंगे या फिर हॉर्मुज की लहरों पर ईरान का ये दाव अमेरिका की सुपर पावर वाली जो छवि है उस पर सबसे बड़ा प्रहार साबित होगा। आज हम अपने खास मेहमानों से इसी के बारे में जानेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। ईरान की हुंकार, ट्रंप के सामने शर्तों की तलवार। हॉर्मुज पर ईरान का वार, शर्तों की भरमार। ईरान का चक्रव्यूह, हॉर्मुज में दखल नामंजूर। ईरान की दहाड़, हॉर्मुज पर बढ़ी तकरार। IRGC की खुली ललकार, अमेरिका से आर पार। ईरान का चक्रव्यूह तैयार, हॉर्मुज में अमेरिका लाचार।
अब चर्चा की शुरुआत करूं, लेकिन उसके पहले बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान की सभी शर्तों पर अमेरिका झुक जाएगा या बातचीत टूट करके फिर से एक बार जंग छिड़ जाएगी। अब कौन कौन से मेहमान चर्चा में मेरे साथ शामिल हो रहे हैं, आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल राजन कोचर, रक्षा विशेषज्ञ ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी, विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर मनोज कुमार और ईरान मामलों के जानकार मौलाना नाजिम अशरफी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो मेजर जनरल राजन कोचर, क्या होने वाला है? क्या अमेरिका को ये 6 शर्तें स्वीकार होंगी जो कि उन्हीं 14 पॉइंटर्स से निकाली गई हैं, जो कि पहले साइन हो चुका था? जय हिंद मीनाक्षी और पैनलिस्ट को भी जय हिंद। तो मुझे कहावत याद आ रही है यहाँ पे, हेड्स आई विन टेल्स यू लूज। ये जो 6 शर्तें ईरान की इसी तरीके की हैं कि भाई गिव एंड टेक, इस यूएस इस जंग को अगर वो ख़त्म करना चाहते हैं तो ये शर्तों को मानना पड़ेगा। और ये शर्तों को अगर आप डीपली डायसेक्ट भी करें तो इसमें 4 तो शर्त ऐसी हैं जो उनके एमओयू का ही हिस्सा है। तो वो कोई इतनी बड़ी बात यूनाइटेड स्टेट्स को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो एक एमओयू का ही हिस्सा है और वो एक टाइम पे यूनाइटेड स्टेट्स ने साइन किया था। अब जहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का जो इसका ओमान के साथ बातचीत चल रही है, ईरान ने एक बहुत स्मार्ट मूव खेली, आपने इसको ऑब्जर्व किया होगा। जो उनकी एक पैक्ट हो रहा है उसको ओमान के साथ के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को कैसे इस्तेमाल करेंगे, वो उसको इस एग्रीमेंट के साथ लिंक नहीं कर रहे हैं। तो वो ये बताने एक टैसिटली आपको बताने चाहते हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है उसका जो कंट्रोल है या उसका एक प्रोटोकॉल है, तरीका है इस वेसल्स का आना और जाने का, वो ये एग्रीमेंट के तहत इसको यूएसए के साथ शामिल नहीं है और वो एक अलग एक अरेंजमेंट है ईरान का ओमान के साथ, तो वो चलेगा इस इररिस्पेक्टिव आप ये एग्रीमेंट हमारे से करें या ना करें। तो चीज़ बहुत साफ है, बॉल इज इन द अमेरिकन कोर्ट राइट नाउ, बिकॉज देखिए रोज ट्रम्प सवेरे उठते हैं और ईरान को 2 गालियां देते हैं। तो एक चीज पॉइंट नंबर 1 उसका ये भी है कि हमारे जो लैंग्वेज जो इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे देश के अगेंस्ट, उसको ये लैंग्वेज, ये इस टाइप की लैंग्वेज हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरा, अगर आपने इसको परमानेंटली एंड करना है तो एक इसका दायरा बढ़ा दिया ईरान, लेबनान भी शामिल कर लिया, पैलेस्टीनियन भी शामिल कर लिया, यमन भी शामिल कर लिया और इराक भी शामिल कर लिया। ये चारों चीज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इसको एमओयू का हिस्सा नहीं थे। तो इसलिए मैं जो इसका जो दायरा है इसको ईरान ने अपना बढ़ा लिया है, अपनी बार्गेनिंग पावर को। अब ईरान जानता है कि अमेरिका बैकफुट पे आ चुका है, लड़ाई अमेरिका ने रुकवाई, इसको ईरान ने तो नहीं बोला सीज फायर करने के लिए। तो जब इस चीज़ें होती हैं तो एक नेगोशिएशन टेबल में जब आप आते हैं तो आप कुछ ऐसी शर्तें आप रखते हैं जिससे आप हावी होने की कोशिश करते हैं। देखिए इसको अल्टीमेटली सारी शर्तें तो मानी नहीं जाएंगी, आपको ये इसको हम सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बिकॉज लेकिन ये बात ना तो अमेरिका एक्सेप्ट कर पा रहा है ना कह पा रहा है। अब देखिए पिछले बार भी जो उन्होंने 14 पॉइंट्स दिए थे, 14 पॉइंट्स में से ये 6 पॉइंट्स पहले भी शामिल किए गए थे ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी। अब जब आपने उन पॉइंट्स को शामिल किया था, अब ठीक है आपने 14 से हटा करके उन्हें 6 कर दिया है, मोटा मोटी बातचीत तो वही है। अमेरिका एक बार को स्वीकार कर भी लेगा, लेकिन क्या ईरान भरोसा कर लेगा कि ठीक है अमेरिका इस बार मान गया है? मीनाक्षी, दिस इज द थिएटर ऑफ एब्सर्ड। ईरान इस समय जो कर रहा है एब्सोल्यूट एब्सर्डिटी। दे आर बाइंग टाइम फॉर अननोन रीजंस। वो बता नहीं पा रहे हैं दुनिया को कि वो हेडलेस हैं, डायरेक्शनलेस हैं, क्योंकि मस्तबा खुमैनी के बारे में उनको एक नैरेटिव सेट करना था पिछले कुछ दिनों से कि वो बहुत सीरियस हो गए हैं, और अभी उसके बाद एक पुराना वीडियो चला दिया कि ये अलाइव थे और अब नहीं रहे। उसका एक दूसरा उनके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को के मैट्रिक्स को मैनेज करने के लिए कुछ ना कुछ अंदर आईआरजीसी कर रही है। ये हॉर्मुज में जो कर रहे हैं ये सिर्फ बाइंग टाइम। ये जो 6 पॉइंट्स निकाल के लाए, ये सारे पॉइंट्स अग्रीड थे, अमेरिका उनको मान रहा था, एक्सेप्ट इजराइल हिटिंग लेबनान एंड इजराइल हिटिंग सम पोर्शंस ऑफ गाजा, जिसके लिए उन्होंने बोला कि हमारे सोल्जर्स मारे जाएंगे तो हम भी मारेंगे, ये सीज फायर का हिस्सा नहीं होगा। एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग वाज एग्रीड, और ये माना गया था कि हॉर्मुज इन 60 दिनों जब तक की मेन डील साइन नहीं होती है, मेन डील तक हम नहीं पहुंचते,
तब तक हॉर्मूज विल बी ओपन एंड फ्री फॉर ऑल इंटरनेशनल शिपिंग। फिर किसने मारा? आईआरजीसी ने मारा। क्यों मारा? क्योंकि वो अपना कंट्रोल खोना नहीं चाहते ईरान के ऊपर। इन द एब्सेंस ऑफ मोस्बा खुमैनी या खुमैनी क्लैन का कोई भी बंदा, मोस्बा के बाद भी उनके 2 भाई बचे हुए, वहीदी आई एम टोल्ड, आई गेस कि वो अभी या तो तुर्की चले गए हैं या यमन में है या मॉस्को में है। तो आईआरजीसी भी अब हेडलेस है। उनके लोअर लेवल कमांडर्स के पास इतनी ना विवेक है ना क्षमता है सोच सकने की। तो कुछ ना कुछ टाइम बाइंग नॉनसेंसिकल एक्ट करते रहो। लेकिन अमेरिका की तरफ से जो ये नाकेबंदी लगी हुई है, दिस इज सीरियस। और बेवकूफी करेंगे पेंटागन या यूएस व्हाइट हाउस के स्टाफर्स कि अगर इस नाकेबंदी को इनकी इस डिमांड के लिए मान लिया गया। जब 60 डेज का गारंटी था कि उसमें कुछ नहीं करेंगे हम हॉर्मुज में, उस समय ओमान के साथ डील करने की क्या जरूरत? ओमान के लिए मई में बोला था यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ने कि दे बेटर बिहेव लाइक अदर कंट्रीज और एल्स वी विल ब्लो देम अपार्ट। ओमान जो कि अमेरिका का पार्टनर है, और यही अब समझ में आ रहा है कि वो क्यों नाराज था। ओमान को क्या जरूरत है इस समय हॉर्मुज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ईरान से बात करने की, जब ये है कि वो इंटरनेशनल शिपिंग के लिए उसमें कोई एडमिनिस्ट्रेशन, कोई कंट्रोल नहीं होगा किसी कंट्री का, एटलीस्ट फॉर 60 डेज। तो दिस इज अ थिएटर ऑफ एब्सर्ड जो कि आईआरजीसी अपने कंट्रोल को किसी तरह डेस्परेटली बचाए रखने के लिए कर रही है, एंड अमेरिका इज नो लेस। आप इस तरह से किसी इंटरनेशनल बॉडी को ह्यूमिलिएट करते रहेंगे, उनके पूरे सिटीजन्स को हम ऑब्लिटरेट कर देंगे, एक पूरी हम सारे पूरे देश को खत्म कर देंगे, तो नेचुरली दे विल रिस्पॉन्ड लाइक दिस। और जब आपको ये नहीं पता कि ईरान, उनके प्रेसिडेंट ने कल बोला कि बहुत हो गई लड़ाई, अब कुछ सॉल्व कर लेते हैं, तो प्रेसिडेंट हैज नो पावर्स। परसों बोला कि हम रिजाइन नहीं करेंगे। अरे किसने पूछा तुमको रिजाइन करने के लिए? 2 महीने पहले तुमने किया था, आईआरजीसी ने डांट मारी, तुम चुप हो गए। तो एकदम क्योटिक है ईरान का हेडलेस होना इस वक्त। इस सारी लड़ाई का मेन रीजन दिख रहा है, दे आर हेडलेस, नो वन इज रेडी टू डिसाइड। सब एक दूसरे पे शक कर रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर का अलग ही गेम चल रहा है। तो इस वजह से इस पर्टिकुलर 6 का, जिसका 6 के 6 कि हम आपको ह्यूमिलिएट नहीं करेंगे, वो एक नया है। अदरवाइज अनफ्रीज करने की प्रक्रिया हो गई थी। $300 बिलियन इन्वेस्ट करने का एक लॉन्ग टर्म प्लान इंक्लूडिंग अमेरिकन फर्म्स हो चुका था। उनका एटॉमिक एंड मिसाइल जो कि मेन डील का हिस्सा थे, उस पर बातचीत चल रही थी, टेक्निकल टीम्स आपस में मिल रही थी। चलो पाकिस्तान में नहीं मिल रही थी, दोहा में मिल रही थी, बट समथिंग वाज हैपनिंग। जी 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 मीनाक्षी, विल कम बैक। अब मैं आती हूँ प्रोफेसर मनोज आपके पास, लेकिन एक बार ईरान का भी मैं रुख जान लेती हूँ कि ये 6 शर्तें अगर अमेरिका स्वीकार कर भी लेगा, तो क्या आईआरजीसी फिर हॉर्मुज में जो भी हमले कर रही है, तमाम जो जहाज वहां से गुजर रहे हैं, वो बंद कर देंगे? बोला ना। देखिए मीनाक्षी जी, मुझे मालूम है जब आपने कहा कि अमेरिका का रुख जान लेते हैं, तो मुझे मालूम है मैं ही हूँ। तो देखिए ऐसा है मीनाक्षी जी, पहले तो हमें ये समझना होगा कि ईरान ने कभी कोई हमला नहीं किया था, ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया था। कहीं ना कहीं आप एक बात देखिए कि ये जो कंट्रीज हैं, वो चाहे ओमान हो, कतर हो, यूएई, सऊदी अरबिया हो, अदरवाइज ओवरऑल मिडिल ईस्ट एंड गल्फ कंट्रीज जितनी भी हैं, तो ये गल्फ कंट्रीज है ना, ये इस्लामिक कंट्रीज है ना। बताइए कहाँ 7 समंदर पार से अमेरिका, वो यहाँ क्या ले रहा है? वो यहाँ ये ले रहा है क्योंकि उसको जो ये है, जैसे सऊदी अरबिया, उसके पास अपनी आर्मी फोर्सेज नहीं है, मैंने पहले भी कहा था, उन्हें इनकी जरूरत थी, वो इनको लाए थे। तो जो लाए थे, अभी अमेरिका यहाँ फंस गया, उसे ये पता ही नहीं था कि अब जो ये दोबारा ईरान ने हमला किया है, जो अटैक किया है, और नेतन्याहू जो कह रहे हैं ना क्या ईरान हम पर अटैक कर ही नहीं सकता, मार मार के भूत तो उसका उतार दिया नेतन्याहू का, और ऊपर से वो अटैक नहीं कर सकता। वो सिर्फ गजा में जो मरे मराए लोग हैं उन पर अटैक कर रहा है, जो फिलिस्तीनी उन पर अटैक कर रहा है। ईरान पर कब किया उसने अटैक? ईरान कब क्यों अपने ऊपर अटैक करवा लेगा? अब ये सारे जितनी भी गल्फ कंट्रीज हैं, सबकी मीटिंग हुई थी, ये लोगों से छुपी हुई बात है, मैं अंदर की बात बता रहा हूँ। और ये एक मीटिंग हुई थी, उसके बाद में ये कहा था कि अमेरिका को हमने बुलाया तो था अपना मतलब रखवाला समझ के, एक तरह से सुरक्षा गार्ड समझ के। ये तो यार हावी होता चला जा रहा है, तो पूरी दुनिया में अपने आप को डॉन समझने लगा। इसका भूत उतारना है दादागिरी का। दोबारा ईरान ने गल्फ कंट्रीज के कहने से, स्पेशली टर्की या सऊदी अरेबिया, प्रिंस सलमान के कहने से ये दोबारा हमला किया था कि चलो ठीक है, हम धीरे धीरे पीछे वाहवाही आपकी करेंगे, या यूएस को हम पटाते रहेंगे और इसका भूत उतार दीजिए। मैं एक बात और यहाँ आता हूँ, ईरान से कुछ लोग कहते हैं ईरान से टेररिज्म मतलब पनपता है, टेररिज्म जो शुरू होता है ईरान से होता है। बिल्कुल गलत, क्योंकि टेररिज्म शुरू होता है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान अमेरिका का दोस्त है, ये बात तो जग जाहिर है ना। अमेरिका का खास किला है पाकिस्तान और इजराइल, और इसी दोनों जगह से टेररिज्म पनपता है। और अमेरिका जो पाकिस्तान की बात को कभी भुला नहीं सकता, और पाकिस्तान कभी अमेरिका की बात को ऐसा नहीं कर सकता कि ना माने, क्योंकि वो तो चेला है उसका।
तो ईरान क्यों पाकिस्तान की बात मानेगा? पाकिस्तान की बात पे ईरान यकीन कर ही नहीं सकता, ना उसके कहने से डील कर सकता, उसके कहने से डील होगी ही नहीं। जितनी बार भी पाकिस्तान बीच में आया है और डील कराने की कोशिश की है, वो डील इसलिए नाकामयाब हो गई क्योंकि उसमें पाकिस्तान था। अगर उसकी जगह कोई और मुल्क होता, मैं समझता हूँ भारतवर्ष होता, आपका हिंदुस्तान होता, ये डील हो जाती। क्योंकि कहीं ना कहीं पंचायत करवाने वाला या कंप्रोमाइज कराने वाले आदमी को भी देखा जाता है कि बीच में कंप्रोमाइज कराने वाला है कौन। ये एक अहम कड़ी हो जाती है, उसकी औकात कितनी है। और ना ईरान अब इस जंग को, जैसे आपने कहा कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलेगा, क्या उसने कभी बंद नहीं किया था। लेकिन जहां तक जंग का सवाल है, ईरान इस जंग को खत्म ही नहीं करना चाहता, क्योंकि उसने शुरू नहीं की थी ये जंग, इसको खत्म नहीं करना चाहता, इसलिए उन्होंने अपनी शर्तें बढ़ाई है। जो शराइत हैं उसने जो अपने शराइत में इजाफा किया है, वो इसलिए किया है, खत्म नहीं करेंगे तो ईरान भी तो इसके साथ साथ मौलाना नाजिम अशरफी खत्म हो जाएगा, व्यापार ठप पड़ा हुआ है। हाँ बिल्कुल, नहीं ये बिल्कुल एग्जैक्टली ईरान को ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ मामला, मैं बार बार कहता हूँ कि मामला कुछ और है, मामला ये नहीं है। अच्छा, अमेरिका होता कौन है गल्फ कंट्रीज में आके? वो है क्यों सात समंदर पार से कि वो ये करेगा, उसकी ये आर्मी, उसकी वो सेना, उसकी वो नेवी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।